जी हाँ, आपने सही सुना कि भारत ने अपनी स्वदेशी एंटीबायोटिक दवाई डेवलप की है। न्यूमोनिया के सामने यह दवाई काफ़ी असरकारक होगी। न्यूमोनिया के ऐसे केसेस जिसमें एएमआर यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हुआ है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हुआ है। साथ ही साथ ऐसे केसेस जो कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल न्यूमोनिया के हैं, जो काफ़ी डेडली इन्फेक्शन होता है, उसके सामने यह दवाई काफ़ी असरकारक होगी। इस दवाई का नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। अभी आपकी स्क्रीन पर इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ आएगा, आप इसे इस प्रकार से प्रोनाउंस कर सकते हो, नेफिथ्रोमाइसिन। इस दवाई को वोकार्ड फार्मा, मुंबई बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने डेवलप की है और उसका अच्छी तरह से सपोर्ट किया है BIRAC यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल न्यू दिल्ली ने। इस दवाई को डेवलप करने के लिए कई सालों की मेहनत लगी है। पिछले 14 सालों से उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो रहे थे। भारत में, यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स में तकरीबन 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अभी इस दवाई का मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल बाकी है, जो CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी भारत की संस्था है, वो इस दवाई को मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल देगी। अगर एजिथ्रोमाइसिन के साथ कंपैरिजन की बात करें तो ये जो नई एंटीबायोटिक दवाई है नेफिथ्रोमाइसिन, उसका लंग एक्सपोजर एजिथ्रोमाइसिन से तकरीबन 8 गुना ज़्यादा है। इसका पोटेंशियल तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। इसके सामने इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स है, ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शन की जो प्रॉब्लम है, एडवर्स इफेक्ट की जो प्रॉब्लम है, वो भी एजिथ्रोमाइसिन से कम है। तो हर एक पैमाने में एजिथ्रोमाइसिन से ये दवाई अच्छी है और बेटर हो सकती है। और इसका जो क्लिनिकल क्योर रेट है वो भी 96.7% है, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर डोजेस की बात करें तो जहाँ तक मुझे पता है, ये जो नई एंटीबायोटिक दवाई है नेफिथ्रोमाइसिन, वो 400 mg स्ट्रेंथ में डेवलप हुई है। तो उसका डोज होगा 400 mg OD यानी कि वंस इन अ डे, दिन में एक बार। ऐसा कहा जा रहा है कि जो न्यूमोनिया के पेशेंट है, अगर उस पेशेंट को 400 mg की नेफिथ्रोमाइसिन दवाई दिन में एक बार 3 दिन तक देते हैं तो उसके सिम्टम्स अच्छे से इम्प्रूव हो गए। मतलब कि 3 दिन में न्यूमोनिया को धीरे धीरे करके हम क्योर कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि इस दवाई के डेवलपमेंट की ज़रूरत क्या थी, मतलब थी कि नहीं। इतने सारे सालों की मेहनत लगी, इतने सारे रुपये इन्वेस्ट हुए, इसके पीछे का रीज़न क्या है। अभी मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखूँगा, या आंकड़ों को देखकर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इस दवाई की ज़रूरत क्या थी। अगर पूरे विश्व की बात करें तो एक साल में पूरे विश्व में तकरीबन 20 लाख लोगों की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ न्यूमोनिया से हो रही है। अगर CABP यानी कि कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल न्यूमोनिया, जो कि एक डेडली इन्फेक्शन है, इसकी बात करें तो विश्व भर में जितने भी केसेस CABP के हैं, उनमें से तकरीबन 23% जो केसेस है उसका बर्डन अकेले भारत के ऊपर है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का जो रीज़न होता है वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मेरे कई सारे वीडियोस में आपने सुना होगा कि अगर आप बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाई या फिर एंटी माइक्रोबियल दवाई का उपयोग करते हो तो फिर कहीं ना कहीं पर आगे चलकर आपको कुछ रोगों के सामने, कुछ जो माइक्रोब्स है यानी कुछ पैथोजेंस है, उसके सामने रेजिस्टेंस हो जाएगा कि जो आपकी रेगुलर दवाई है वो असर नहीं करेगी। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ है, खास करके कोविड के समय पर, या फिर ऐसा कोई भी समय जहाँ पर लोगों ने बहुत सारी मात्रा में बिना सोचे समझे कुछ एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी माइक्रोबियल दवाई का उपयोग किया। देखिए, कोविड-19 एक वायरल इन्फेक्शन था और जो एजिथ्रोमाइसिन जो हमने कोविड-19 में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खाई, वो एक एंटीबायोटिक दवाई थी। हालांकि शरीर के अंदर जो न्यूमोनिया की तकलीफ हो रही थी, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा था, उसे ट्रीट करने के लिए ज़रूरी भी था, लेकिन गलती कहीं ना कहीं पर हमने की। आप लोगों से भी हुई, आपसे बड़ी गलती हम जैसे प्रोफेशनल्स के द्वारा हुई कि हम आपको समझा नहीं पाए कि अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आप इस प्रकार की दवाई लेते हो, खास करके एंटीबायोटिक या फिर एंटी माइक्रोबियल दवाई लेते हो, तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपको रेजिस्टेंस हो जाएगा। यही हो रहा है अभी कि जिन लोगों को एजिथ्रोमाइसिन काम नहीं कर रही है, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को न्यूमोनिया है, एजिथ्रोमाइसिन का 500 mg का OD डोज 1 हफ्ते से चल रहा है, लेकिन उसके जो भी सिम्टम्स है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, उसकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही, तो उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो इस वजह से इस प्रकार के नए मोलेक्यूल जो कि एजिथ्रोमाइसिन द्वारा जो रेजिस्ट हुआ है न्यूमोनिया, उसे क्योर करने में काफ़ी मदद होती है। तो इसलिए इस ड्रग की रिक्वायरमेंट है कि जितनी जाने जा रही है, खास करके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से, या फिर कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल न्यूमोनिया की वजह से, तो वो कम हो जाए। तो इस प्रकार की दवा की रिक्वायरमेंट इसीलिए है।
अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि जब भी नेफिथ्रोमाइसिन को मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल मिल जाएगा, बनने लगेगी और मार्केट में आ जाएगी, तो एजिथ्रोमाइसिन दवाई का क्या होगा? क्या एजिथ्रोमाइसिन दवाई डिसकंटिन्यू हो जाएगी? जी नहीं, एजिथ्रोमाइसिन दवाई एज इट इज चलती रहेगी, क्योंकि न्यूमोनिया के फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में पेशेंट को जनरली एजिथ्रोमाइसिन 500 mg ओडी डोज यानी कि वंस इन अ डे, दिन में एक बार दी जाती है। 3 से 10 दिनों तक ये डोज होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को एजिथ्रोमाइसिन से रेजिस्टेंस हो गया है तो उस व्यक्ति को नेफिथ्रोमाइसिन दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को एजिथ्रोमाइसिन से रेजिस्टेंस नहीं है, एजिथ्रोमाइसिन को वो अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो फिर नेफिथ्रोमाइसिन की जरूरत नहीं होगी। ये केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया है, फिर डेडली इन्फेक्शन है जैसे कि कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल न्यूमोनिया है, तो ऐसे केसेस में नेफिथ्रोमाइसिन दी जाएगी। बाकी जो जनरल केसेस होते हैं, एंटीबायोटिक जो वगैरह प्रिस्क्राइब की जाती है, तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन एज इट इज कंटिन्यू रहेगी। नेफिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में और नई जानकारी मैं कलेक्ट करता रहूँगा और एक नए डेडिकेटेड वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो या फिर डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।